नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बजमल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज का जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th को पढ़ रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th में हमको सबसे पहले समझना क्या है। हमने बताया कि हम पढ़ रहे हैं भाई जीव विज्ञान। आपसे कोई पूछे इसका डेफिनेशन तो क्या बताएंगे आप? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता हो जीव विज्ञान कहलाता है। इसके फादर आप लोगों को पता है भैया, अरस्तु हैं। इसके हमने 2 भाग पढ़ने हैं, 2 ब्रांच पढ़नी है। पहला है आपका जंतु विज्ञान नाम से और दूसरा है बेटा आपका वनस्पति विज्ञान नाम से। आपको नाम से ही बेटा पता पड़ रहा होगा कि पहले शाखा के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे और दूसरी शाखा के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। अब जंतु विज्ञान की ही बात करें, इसके फादर जो हैं अरस्तु ही हैं, जबकि इसके फादर थियोफ्रेस्टस हैं। मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ हमने कहा थी कोशिकाएं होती हैं, सेल की बात कर रहे हैं यानी कि कोशिका की बात कर रहे हैं। और कोशिका हमने 2 प्रकार की बताई थी आपको। पहली कोशिका थी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका बेटा और दूसरी थी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कैसी होती हैं? अविकसित कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, कुछ भी ऐसी चीज़ें अंग ऐसे नहीं मिलते हैं। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो इसमें सारी केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिक होगी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक जो होती है वह हमारी विकसित कोशिका होती है। तो हम लोग जंतु या वनस्पति दोनों किससे मिलके बने होते हैं? दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उमड़ रहा होगा कि सर फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलके बने जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु या आपका प्लाज्मोडियम वगैरह जो होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलके बने होते हैं। जीवाणु कैसा होता है? सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर होती है, इसके अंदर इसका द्रव्य भरा होता है और इसका डीएनए ऐसे करके पड़ा होता है, बस सिंपल यही है। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो कैसी होती है? ये कोशिका है, ये केंद्रक है, इसके अंदर क्या है? गुणसूत्र वगैरह क्रोमोसोम्स रहेंगे। ये अंतर्द्रव्य जालिका होगी लगी हुई साइड से, इसमें राइबोसोम्स पड़े हैं, ये जीव द्रव्य पड़ा है, गोल्जी बॉडी हो गई और लाइसोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये कैसी है? पूर्ण विकसित कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका है। अब आप कहोगे सर हम दोनों जंतु भी और वनस्पति भी अगर यूकैरियोटिक कोशिका से मिलके बने हैं तो हमारी और इसकी कोशिका में तो बहुत अंतर होता है। हाँ, कुछ अंतर होता है। वो अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम बात करें किसी पौधे की कोशिका की, पौधे की और जंतु की, तो इनमें मुख्य अंतर क्या होता है? देखो समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों यूकैरियोटिक कोशिका से ही मिलके बने हैं। ठीक है, अंतर क्या है? अंतर ये पौधे की कोशिका में मिलता है हरित लवक, हमारी कोशिकाओं में ये नहीं होता। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, समझ गए मेरी बात को? क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जो कि उसकी पत्तियों इत्यादि अंगों में पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोफिल वगैरह नहीं पाया जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं क्लोरोफिल को पर्णहरिम। इससे क्या करता है? पर्णहरिम या क्लोरोफिल की सहायता से जो पौधे होते हैं ना अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की रोशनी में अपना भोजन आसानी से बना लेते हैं और इसी वजह से इनका रंग जो होता है ना कैसा होता है भैया? हरे रंग का होता है। अगर हमारे पास भी पर्णहरिम में क्लोरोफिल होता तो हमारा रंग भी हरा होता और हम भी पानी लेके और सूरज की रोशनी में अपना भोजन बना लेते। लेकिन हम डिपेंड हैं पौधों पर, ठीक है, और पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो पौधे कैसे हो गए? स्वपोषी हो गए और जो जंतु हैं वो कैसे? परपोषी हो गए। हम किसी और दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो पौधे जंतु कोशिका में क्या मुख्य अंतर हुआ? एक तो हो गया आपका हरित लवक यानी क्लोरोफिल का अंतर हो गया और दूसरा होता है आपकी कोशिका भित्ति का। जो कोशिका होती है पौधे की, वह जो कोशिका भित्ति होती है वो ऐसे होती है, काफ़ी मोटी होती है और एक किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन जो जंतु की जो कोशिका होती है वह बहुत पतली झिल्ली की बनी होती है, उसको भित्ति नहीं कहते, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली
क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और इसे पौधे की कैसे? कोशिका भित्ति। समझिए मेरी बात को, भित्ति मोटी होती है, झिल्ली पतली होती है। तो हमारी जो कोशिका, जो दीवार जो है हमारी कोशिकाओं की, उस कोशिका झिल्ली कहते हैं उसको, और इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तभी तो देखो, जो पौधे की कोशिकाएं हैं, हम पौधे को काट के उससे कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज जो होता है ना, बड़ा मजबूत और एक कड़ा पदार्थ होता है। जबकि जो हमारे जानवर जो हैं या कोई भी हैं, हम इनसे कोई फर्नीचर नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज नहीं होता। हमारी कोशिका झिल्ली जो है मजबूत नहीं होती, बहुत पतली और मुलायम होती है और आसानी से तोड़ मुड़ जाती है। समझ पाए मेरी बात को कि पौधे के और जंतु कोशिका में क्या मुख्य अंतर है? पहला अंतर क्या है? क्लोरोफिल का पौधों में होता है, हमारे अंदर नहीं होता। और दूसरी बात, सेलुलोज की भित्ति, जो पौधे की जो कोशिका होती है, यूकेरियोटिक कोशिका, उसके चारों ओर सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कोशिका कड़ी और मजबूत रहती हैं। जबकि जंतु कोशिकाओं में भित्ति नहीं होती, सिर्फ झिल्ली होती है और ना ही कोई सेलुलोज वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर आपको पता पड़ गया होगा पौधे और जंतु की कोशिका में। अब बेटा अगर आपके चैप्टर की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर पड़ेगा आपका वो क्या है? जीव जगत। जीव जगत आपका नाम है फर्स्ट चैप्टर का, अध्याय 1। इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है कि भाई जीव होते क्या हैं। आप किसी चीज़ को देख के कैसे पहचानो कि ये जीवित है या मरी हुई है? सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता है सजीव निर्जीव क्या होते हैं? जो चीज़ें सजीव होती हैं, जिनमें जीवन होता है वो सजीव होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव होती हैं। अब कैसे आप अंतर करो कि सजीव है या निर्जीव है? भाई बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनको देख के हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ सजीव है और ये निर्जीव है। अब लक्षण क्या हैं? आपको हेडिंग डालना पड़ेगा जीवधारियों के लक्षण। मैं बेटा आपको नोट्स भेज दूंगा पिक खींच के, आप चिंता ना करें, बस समझ लें आप जीवधारियों के लक्षण। मैं आपको आज नोट्स की फ़ोटो भी सेंड कर दूंगा, या आपके पास NCERT हो तो आप उसमें से लिख सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं जीवधारियों के? आप बेटा खुद सोचो दिमाग में कि जीवधारियों जो सजीव हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे हम सजीव, हमारे क्या क्या लक्षण हैं? सबसे पहला लक्षण क्या है? वृद्धि। वृद्धि करते हैं नहीं करते? जो सजीव हैं वो वृद्धि करते हैं। निर्जीव वृद्धि करते हैं? हाँ जी। अब आप कन्फ्यूज मत होना, हम निर्जीव वृद्धि सर कैसे करते हैं। देखो वृद्धि दर्शाते हैं थोड़ी बहुत। जैसे मैं कहूँ एक पर्वत है, पहाड़ है, अगर ये लगातार अब 50 साल से ऐसी कहीं पे खड़ा हुआ तो धूल मिट्टी आंधी आएगी ना, तो इसके ऊपर ये इसका साइज आकार बड़ा हो जाएगा। तो एक तरीके से कहेंगे वृद्धि उसकी हुई नहीं हुई। पहले इसके 25 मीटर लंबा था, अब 26 मीटर लंबा हो गया 50 साल बाद, तो वृद्धि तो इसकी भी हुई है। तो वृद्धि दोनों में हुई है, बट एक जो प्रॉपर वृद्धि है वो सजीवों में होती है। जैसे कि वृद्धि, जैसे छोटा बच्चा पैदा हो फिर बड़ा होगा तो उसकी हर एक उसका अंग साइज में बड़ा होगा, हर एक हड्डी, हर एक कोशिका अपना में विभाजित होकर वृद्धि करेगी। एक खास बात और, पौधों में वृद्धि ज़िंदगी भर होती है, पौधों में पूरी ज़िंदगी वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित अवधि तक वृद्धि होती है। जैसे कि मैं अपनी बात करें तो आपकी जो उम्र या हाइट जो बढ़ रही है, लंबाई चौड़ाई जो बढ़ रही है, वो सिर्फ एक उम्र तक यानी कि 20-22 साल तक ही बढ़ती है प्रॉपरली, उसके बाद इसमें रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि हो गया। दूसरा लक्षण क्या है बेटा? दूसरा लक्षण है इनका प्रजनन। यानी कि जो जीवधारी होते हैं वो अपने जैसे ही संतानें पैदा करते हैं, जिससे कि इस धरती पर, इस संसार में उसकी जाति का अस्तित्व बचा रहे। ठीक है, तो जितने भी जीवधारी हैं वो क्या करते हैं भैया? वो जनन करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं, अपने जैसे ही संतानें पैदा करते हैं। इसे बोलते हैं स्वप्रतिकरण। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई जीवधारी संतानें पैदा नहीं कर रहा तो वो जीवित नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं इनफर्टाइल होते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जीवित नहीं है। तो प्रजनन एक लक्षण है, पर ये डिफाइनिंग लक्षण नहीं है कि इससे जीवन का निर्धारण हो जाए। तो प्रजनन करते हैं जितने भी सजीव हैं, जो भी प्रजनन करते हैं वो सब सजीव ही होते हैं, बट सभी सजीव प्रजनन नहीं करते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी आपके गांव में आसपास लोग हैं, सभी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं तो वो सजीव नहीं हुए, वो भी सजीव हैं। जैसे आपके थर्ड जेंडर हैं, यानी कि हिजड़े बोलते हैं, अब वो सजीव तो हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते बेचारे। तो इसका अंतर समझ पा रहे हैं मेरे बात में? ठीक है। हाँ बेटा,
हाँ, तो तीसरा हम क्या समझ पाएंगे, आप बताओ क्या लक्षण हो सकते हैं। वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, गमन करते हैं। जंतु जो हैं, सजीव जो हैं, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। गमन करते हैं, नहीं करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है। अब कहोगे सर जंतु तो करते हैं कि पौधे तो लोकोमोशन नहीं करते। भैया पौधे भी अपनी गमन वृद्धि दर्शाते हैं। कैसे? जैसे मैं बताऊं आपको, अगर आपने एक गमला लिया, यहाँ पर इसे लगा दो और इसे चारों ओर से बंद कर दो और यहाँ पर एक गोला छोड़ दो, एक छेद कर दो बड़ा सा, जिसमें कि धूप आती हो, तो कुछ दिन बाद आप कह दोगे ये पौधा सीधे की बजाय इधर मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वृद्धि, ये गमन हुआ, नहीं हुआ? यानी कि यह बाहर की ओर, ये जो जहाँ से धूप आ रही है वहाँ की ओर अपने गमन कर रहा है पौधा। समझे मेरी बात को? तो यह एक तरीके का ऐसे गमन होता है, पौधों में भी गमन दर्शाते हैं। जैसे कि आप सूरजमुखी का पौधा होगा, हर समय सूरज की ओर रहता है, सूरज जाएगा तो इधर की ओर मुड़ जाएगा, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का गमन ही है। समझ पाए मेरी बात को? नंबर 4, उपापचय, इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फीचर या लक्षण होता है सजीवों का, यानी कि लिविंग का, जो कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उपापचय मतलब हर कोशिका के अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और डेस्ट्रॉयल रिएक्शन होती हैं। ठीक है। उपापचय यानी कि उपचय क्रिया होती है और हिंदी में बोलते हैं इसको अपचय क्रिया। उपचय माने बनना, अपचय माने टूटना। समझ पाए मेरी बात को? तो जितने भी जीवधारी हैं उन सबकी कोशिकाओं के अंदर कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ ना कुछ टूटता रहता है। तो ये जो लक्षण है, विशेष लक्षण, यह सिर्फ और सिर्फ जीवधारियों में ही पाया जाता है। ठीक है। उपापचय आप लोग इसमें से ना कॉपी में देख कर नोट कर सकते हैं, या मैं आपको नोट भेज दूंगा, आप उसमें से कर सकते हैं। बट आपकी वीडियो 12-13 मिनट की हो गई है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा आज, क्योंकि कुछ लोग अभी आ ही नहीं रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आपका पहला चैप्टर क्या है, जीव जगत है। इसमें क्या है, सजीव और निर्जीव का हमको अंतर करना आना चाहिए। तो अंतर कैसे करेंगे बेटा? हमको पता होते हैं कुछ लक्षण, जिनको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये सजीव है या निर्जीव है। एक बात और मैं ध्यान बता रहा हूँ आपको, ध्यान करके। कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपकी लकड़ी की कोई टेबल है, उसको कहेंगे कि बेटा बताओ ये निर्जीव है या सजीव है, तो आप सीधी कहोगे जैसे निर्जीव है। हाँ है वो निर्जीव, बट कुछ लोग आपको अटकाने के लिए कहते हैं कि नहीं ये मृत है। आप कहोगे सर निर्जीव मृत तो एक ही बात हुई ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा मतलब आपको बुद्धू बनाने की सोचते हैं कि ये देखो, आज ये कुछ साल पहले जब ये पेड़ था, जब ये एक जीवित पेड़ था, तो ये सजीव वो था नहीं था, लेकिन आज ये मृत है। लेकिन लोहा कभी सजीव नहीं था, तो वो नॉन लिविंग है या निर्जीव है। तो वो बात एक ही है, आप कह सकते हैं कि निर्जीव के अंदर ही मृत आते हैं। अब जो लकड़ी है, जो आपने काट के मेज़ बना ली है, अपना बेड या खाट बना रखी है, वो पहले जब वो पेड़ थी तो वो सजीव थी, लेकिन अब वो अपने काट के उसको निर्जीव बना दिया, यानी कि मृत हो गई, और मृत को आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन वो मृत का फॉर्म किसका? निर्जीव का फॉर्म ही है, निर्जीव का रूप ही माना उसको जाएगा एक तरीके से। ठीक है। तो ये ज़्यादा दिमाग वाली जोर मत डालना इस चीज़ पे। कोई आदमी होता है अटकाने के लिए कहता है इस बात को, पर आप समझा देना कि हाँ मृत भी होती हैं, कि मृत वही हो सकता है जो कभी सजीव रहा हो, वही मृत हो सकता है। इनमें क्या अंतर है? जैसे निर्जीव की बात करूँ, जैसे लोहा, प्लास्टिक, ये हमेशा निर्जीव रहेंगे, और मृत लकड़ी हो गई जैसे, ये मृत में क्या आएगी, क्योंकि ये कभी सजीव थी। और जो कभी सजीव रही ही ना हो तो वो निर्जीव तो हमेशा ही रहेगी, वो मृत नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये बात आप बेटा थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा, और जो बच्चे हैं उनसे बोलो क्लासेस करें। थैंक यू।